इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी यूनिट हमने पढ़ी हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसमें नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? नियंत्रक, मंदक, अवरोधक या न्यूनीकारक। तो इसे क्या कहा जाता है? मंदक। ठीक है, नियंत्रण करने वाली जो न्यूट्रॉन को धीमा करने वाला जो पदार्थ होता है उसे मंदक कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा ऊर्जा स्रोत किसी तरह सूर्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो किसी भी तरह से सूर्य से संबंधित नहीं है? जलीय, पवन, ज्वारीय या भूतापीय। कौन सी ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य से संबंधित नहीं है? तो जलीय भी है, पवन ऊर्जा भी होती है, ज्वारीय भी है, लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा है ये सूर्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सूर्य से संबंधित नहीं है भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सूर्य से संबंधित नहीं होती। विलयत ऑक्सीजन निम्नलिखित में के लिए महत्वपूर्ण है। विलयत ऑक्सीजन इसमें से किस चीज़ के लिए, कौन से जल के लिए महत्वपूर्ण है? पेयजल, पेयजल, भूमिगत जल, वर्षा जल या फिर नदी जल। तो विलयत ऑक्सीजन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये नदी जल के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? विलयत ऑक्सीजन नदी जल के लिए महत्वपूर्ण है। ये पीवाई क्यों है? क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा पूछे जाते हैं, ऐसे ही रिपीट होकर क्वेश्चन आते रहते हैं और या थोड़ा बहुत उनमें कुछ भी जोड़ जाड़ करके, तोड़ ताड़ करके क्वेश्चन को पेश किया जाता है। ठीक है, तो रिवीजन जब सिलेबस एक ही होता है, बुक सेम होती है, तो हमें चीज़ें भी बस थोड़ी सी और डीपली पढ़नी है। ठीक है, और थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, बाकी इसके जो भी, इसके अलावा इसके जो भी आगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड टफ के क्वेश्चन मैं बना दूंगी बाद में। ठीक है, वो हम कम्प्लीटली करेंगे ही। दिसंबर में हमारा रिवीजन ही चलेगा। दिसंबर में क्या, मतलब नवंबर में हमारा रिवीजन चलेगा, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में हमारी जो यूनिट 10 है हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए, वैसे हो भी जाएगी। ठीक है, पवन ऊर्जा, लेकिन भाई प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर किया करें। आपके सपोर्ट के बिना इतनी मेहनत करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होती है? क्या ये एक अनिरंतर ऊर्जा है? दूरस्थ और एकाकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी है। मौसम पर निर्भर नहीं करती है, इसमें नहीं दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक स्वच्छ ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऊर्जा है और उसका कोई भी पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये मौसम पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी गलत है। मौसम पर निर्भर करती है, क्यों नहीं करती है ना, बिल्कुल करेगी। पवन, पवन बोलते हैं वायु को, हवा को, तो हवा तो हमारी मतलब जो है इम्पोर्टेंट होती है, तो उस पर निर्भर करती है ये। तो ये एक अनिरंतर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा कैसी है? एक अनिरंतर ऊर्जा है, बिल्कुल। दूरस्थ और एकाकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी होती है। जो दूर दूर वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पब्लिक नहीं रहती है या कम रहती है, ऐसे स्थानों पर इनका, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये जो इनके संयंत्र होते हैं वो ज़्यादातर लगाए जाते हैं। ठीक है, मौसम पर निर्भर नहीं करती, मौसम पर निर्भर करती है। अगर इसमें करती होती तो ये भी सही होता। एक स्वच्छ ऊर्जा है, बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा है। इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी हमारे क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं? सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं बताना है आपको। SDG गोल जिनको बोलते हैं, SDG गोल। निर्धनता की समाप्ति, बिल्कुल इसमें कहा गया है कि जो गरीबी है उसको जड़ से ख़त्म कर देना है। सबके लिए रोजगार, अगर ऐसा होता तो शायद हम आप लोग भी बेरोजगार नहीं होते हैं ना। तो सबके लिए रोजगार, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं की गई है। भूख से मुक्ति, ये हमने पढ़ा था, भूख से मुक्ति। MDG और SDG, देखो जो MDG है ना, वो गोल्स जो थे
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें क्या था कि उनकी जगह अब एसडीजी गोल ने ले ली है। ठीक है, एसडीजी ने ले लिए। पहले जो एमडीजी थे, पहले एमडीजी था, उसके बाद में एसडीजी आया और एसडीजी ने इसकी जगह ले ली है एमडीजी की। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा। वैसे तो उसको भी हमने पढ़ लेंगे ठीक से। और उसमें भी ये बात की गई थी निर्धनता की समाप्ति, भूख से मुक्ति, ये दोनों में ही कॉमन चीज़ें थी। लिंग समानता भी दोनों में कॉमन रही है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी इसमें बात की गई है सतत विकास लक्ष्य में। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य के ये क्या हैं, चारों ही हैं, लेकिन सबके लिए रोजगार की बात इसमें नहीं की गई है। ए सी डी और ई, ये वाला कूट आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। हालांकि मैं कूट वाले ऑप्शन नहीं देती हूँ, उसमें बड़ा मतलब कन्फ्यूजन सा रहता है। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं तो करा दूंगी, इसीलिए मैं नहीं कराती। मैं भी पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ उनको कभी भी, और उनमें तो मुझे लगता है क्वेश्चन भी देना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन कोई नहीं, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली याद करिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तापीय ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, लेड बैटरी से, या फिर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से? तो बताइए इसमें कौन सा हमारा सही होने वाला है? विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से। ठीक है, उसके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऊर्जा के नवीकरणीय जो स्रोत होते हैं उनसे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से द्वितीयक वायु प्रदूषकों के उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ पर द्वितीयक वायु प्रदूषक बताने हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं और कुछ होते हैं द्वितीयक। ठीक है, जो दो तीन चीज़ें मिलकर के जो प्रदूषण फैलाती हैं उसको द्वितीयक बोलते हैं। तो इसमें सल्फेट, ओ भाई सॉरी, यहाँ पे ये ए हमारा, ये ए है। ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, ए है ये। तो सल्फेट है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दिखाई नहीं दिया सल्फेट। प्रकाश रासायनिक धूम, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको PAH बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है, PH भी लिखा आ सकता है आपके सामने। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN जिसको बोलते हैं। तो द्वितीयक वायु प्रदूषकों के उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धूम जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोला जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग इसको बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा है? तो इसमें से देखो सल्फेट भी है, प्रकाश रासायनिक धूम भी है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है और PAN भी है। जो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है ये नहीं है। ठीक है, ये इसमें नहीं है। बाकी ABCD है ना, ये ए को अगर बात करें तो सल्फेट आएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये प्राथमिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस है कौन सी हैं? मीथेन, 1 मिनट भाई, हिचकी आती है जब कहते हैं कोई याद कर रहा है, शायद मुझे भी कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आई थी। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं बताइए आप। मीथेन तो देखो बहुत बड़ा रोल निभाती है ग्रीन हाउस गैसों में। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन इसमें बेंजीन नहीं होती। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बताइए आप। इनको हमने पहले भी पढ़ा था, नहीं होता। ये ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको जरूर याद रख लेना। और ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, तो ए सही है हमारा, बी सही है कार्बन डाइऑक्साइड, और ई सही है, और एफ सही है। ठीक है, सी और डी इसमें हमारे बेंजीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और इनके अलावा एक और होता है जल वाष्प। ठीक है, ये 5 चीज़ें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं जो पूछे भी जाते हैं। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण होती है? ओजोन क्षय की वैश्विक जो पर्यावरण समस्या है, इसके बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ओजोन परत है समताप मंडल के ऊपर, वो उसका सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, वो भी पूरे विश्व के लिए। तो ये किसके उत्सर्जन के कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन क्षय की जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है किसके कारण है? क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन होती है केवल इसके द्वारा यहाँ पर होता है, बाकी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन से रोग हो सकते हैं? ये प्रदूषण हम पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और भी और ध्वनि प्रदूषण, और इसके अलावा भी और भी प्रदूषण थे, ताप प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है ना, सारे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़, मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप पहले थोड़े बहुत थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। अभी टाइम है, एकदम स्पीड से मत भागिए कि आप सीधा रिवीजन करके ही सीधा पेपर को पास कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब पेपर देने वाले हैं पहली बार, तो आप ज़रूर थ्योरी पढ़ लेना। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन से रोग हो सकते हैं? तो कौन से रोग हो सकते हैं? श्रवण दोष, रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, कार्य क्षमता कम हो जाना, श्वसन संबंधी रोग। तो देखो, जो श्वसन संबंधी रोग है ये होता है वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण। बाकी के श्रवण दोष यानी कि सुनने से संबंधित कोई भी दोष हो सकता है, रोग हो सकता है, बहरे भी हो सकते हैं। रक्तचाप में वृद्धि यानी कि बीपी में बीपी का बढ़ना या घटना, ज़्यादातर तो ध्वनि प्रदूषण से बीपी बढ़ जाता है। अनिद्रा, नींद नहीं आती है। अब कभी भी देखना आपके आसपास अगर शोर हो रहा हो तो आप क्या सो पाएंगे? है ना, नहीं सो पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना भी शोर हो, चाहे डीजे बज रहा हो, कुछ भी हो, बस वो सो जाते हैं। लेकिन पता नहीं, मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं कि अगर जरा सा मतलब कोई चल भी रहा है ना, चल भी रहा है बड़ा ही, चाहे धीरे चल ले, उसकी आवाज़ से भी नींद टूट जाती है ना। तो सब तरह के लोग होते हैं। अनिद्रा, ध्वनि प्रदूषण जरूर इसको बढ़ाता है। कार्य क्षमता कम हो जाना। ठीक है, तो कार्य क्षमता का कम हो जाना, हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जबकि पता नहीं, हमें ऐसा मतलब महसूस नहीं होता कि ये इस कारण से हुआ होगा। हम ऐसा बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। हम बहुत ज़्यादा म्यूजिक वगैरह चलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, है ना। तो हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हमें कोई थकान महसूस हो रही है, या हमें सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या नींद नहीं आ रही, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि ये इसके कारण भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? बताना मुझे। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूह की सहायता किसमें योगदान करती है? तो सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूह की सहायता किसमें योगदान करती है? पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय अभिवृत्ति, पर्यावरणीय कौशल। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूह की सहायता किसमें योगदान करती है? तो ये पर्यावरणीय अभिवृत्ति में करती है। ठीक है, पर्यावरणीय अभिवृत्ति। बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी या प्लिंथ दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा? बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी कुर्सी दीवार वगैरह लगा दी जाती है ताकि बाढ़ ना आए, तो ये क्या कहलाता है ये उपाय? ये इसको बाढ़ से आने से पहले इस काम को किया जाता है, तो इसको बोलते हैं निवारण। क्या बोला जाता है? निवारण। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया था? बताइए किसने अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया था? स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन,
अहमदाबाद सम्मेलन या जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। तो सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम किसने अपनाया था? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील के शहर में ये पृथ्वी सम्मेलन था, अर्थ समिट इसको बोलते हैं। सिस्टोसेमियोसिस जो कि पानी के संपर्क में आने से, देखो ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम हैं। अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाए तो बस यही कहेंगे कि बुखार आया, ये आया, वो आया, हैजा लग गया। कुछ बीमारियों के नाम हम जानते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम कभी सुने ना देखे ना, हमें कभी होते हैं शायद, मतलब हो भी जाते होंगे ना, पता ही नहीं चलता। ऐसा कोई डॉक्टर बताता ही नहीं है कभी कि ऐसी बीमारी कोई हुई है। तो सिस्टोसेमियोसिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होती है और एक सामान्य बीमारी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को होती होगी, हम जानते ही नहीं है। तो ये किसके द्वारा फैलती है ना, कौन से जीवाणु वगैरह के द्वारा फैलती है? गियार्डिया, सर्केरिया, ई कोलाई या फिर अमीबा के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्केरिया। ठीक है, ये सर्केरिया के द्वारा फैलती है ये बीमारियां, सर्केरिया सिस्टोसेमियोसिस। ठीक है, सिस्टोसेमियोसिस ये याद रख लेना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये प्रोटोकॉल हम सारे पढ़ चुके हैं, सम्मेलन सारे पढ़ चुके हैं, है ना, उनको आप जरूर देख लेना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, स्ट्रेटोस्फीयर में, ग्लोबल वार्मिंग या फिर अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो किस किस के लिए किया गया था? ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसका मेन जो उद्देश्य था वो तो ओजोन का अवक्षय, यानी कि ओजोन का नुकसान होने से बचाना, ओजोन की रक्षा करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसी के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ओजोन के लिए किया गया था, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। ठीक है, 2010 में, ये गलत है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी हमारा सही है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, ये सही है। जबकि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये हमारा सही नहीं है। तो हमारा कथन जो 2 है वो बिल्कुल सही है। सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन, देखो जो सतत विकास लक्ष्य थे वो 2015 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी, और 2030 तक सतत विकास जो लक्ष्य तय किए गए हैं, जो रखे गए हैं, उनको पूरा करने का उद्देश्य है 2030 तक, यानी कि 15 साल का टाइम इसमें दिया गया है, तो 2010 में नहीं है। सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सतही ओजोन जो धरातलीय ओजोन होती है उसको कौन बनाने में कौन भूमिका निभाते हैं? तो ये सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों भूमिका निभाते हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड नहीं निभाते। तो ए, सी और डी, ये तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। किस शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शिखर सम्मेलन था जिसको संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 या रियो +20 सम्मेलन 2012। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, रियो डी जेनेरियो हुआ था 1992 में, और इसके बाद रियो +20 सम्मेलन हुआ था 2012 के अंदर, 1992 में हुआ था पहला। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमारे 18 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, सब्सक्राइब कर लेना जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है ना। आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर, और मेरी भी बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर कि आपको मैं मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें।
आपके सपोर्ट के बिना इतनी मेहनत पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी डिमोटिवेशन होता है। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लिंक में HTTP का उल्लेख अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP बहुत बार देखा होगा। HTTP इसका उल्लेख क्यों किया जाता है? अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है। इसके लिए परिवर्णी शब्द यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है HTTP की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेराबाइट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। वॉइस नेट, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल, वॉइस टेलीफोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वॉइस लाइन होगा। क्या होगा? वॉइस लाइन। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये भ्रांति मूलक तर्क, ब्लूटूथ तकनीक, मूल्य जनित नेटवर्क या मूलभूत यथार्थ। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मूल्य जनित नेटवर्क। कहाँ से ली गई है? मूल्य जनित नेटवर्क। इसे वैल्यू एडेड नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है? टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है? 4:3, 2:3, 3:5, 4:2। तो टीवी के पर्दे का जो पक्ष अनुपात होता है वो होता है 4:3। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है क्या? ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, या फिर अप्रयुक्त सभी। सारे इसमें सही होने वाले हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, वेब बेस्ड भी सीख सकते हैं और एजुसेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। ये चारों ही बातें क्या हैं इसमें सही हैं, चारों नहीं है, तीनों हैं। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा सॉफ्टवेयर? वेब ब्राउज़र। कौन सा होता है? वेब ब्राउज़र होता है। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 2, 4, 3, 5। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो ये 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क सभी जानते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को। अब CPU की आपको फुल फॉर्म ढूंढनी है यहाँ पर। कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं क्या? डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में क्या होते हैं? ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, एकीकृत प्रसार माध्यम, डिजिटल संस्करण या केंद्रीयकरण। तो कौन से होते हैं? केंद्रीयकरण होते हैं। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं केंद्रीयकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है?
मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और इसके विपरीत बदलता है। ठीक है, विपरीत यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सीपीयू के अलग अलग भाग होते हैं, वो हमने पढ़े थे जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। देखो जो भी बच्चे हैं, केवल आप यही क्लासेस देख रहे हैं रिवीजन वाली, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी पेपर में टाइम है, आप एक बार थ्योरी क्लासेस ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपने बुक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है तो आप जितनी भी क्लासेस मैंने डाली हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर जल्दी जल्दी भी देखना चाहें तो डेली 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई क्लास है नहीं, मुश्किल से एक आध दो मिलेंगी। तो इतने में आपका, आप समझ सकते हैं 2-3 दिनों में, 4-5 दिन में, जैसे भी आप करना चाहें 10 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं। थ्योरी को पहले पढ़ लीजिए और फिर ये रिवीजन करना। इसके बाद हम कंप्लीट जो रिवीजन है उसको करेंगे ही नवंबर में, तो हमें पूरा वैसे भी रिवीजन ही करना है पूरा। ठीक है, नवंबर और दिसंबर जब भी पेपर होगा, तो उससे पहले आप थ्योरी एक बार ज़रूर पढ़ लेना मेरे कहने से। बाकी तो आपको जैसे ठीक लगता है, जैसे आपको अच्छे से याद होता है, जैसे आप समझ पाते हैं वैसे समझ लीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग है जो कि आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, या फिर अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो कौन सा भाग है जो इसका क्या करता है? आकलन करता है और निर्णय लेता है, बताइए कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या बोलते हैं इसे? ALU बोला जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म यही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, ये किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए, ये तो पहले पढ़ाया भी था। जो रैम होता है, रैम और रोम दो चीज़ हमने पढ़ी थी, है ना? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती हैं? नॉन वॉलेटाइल, स्थायी, गौण या फिर वॉलेटाइल होती हैं। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं और अस्थाई होती हैं, टेम्पोरेरी। ठीक है, क्या होती हैं? टेम्पोरेरी होती हैं, अस्थाई होती हैं, और वॉलेटाइल होती हैं, ना कि नॉन वॉलेटाइल। अगर नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो जो रोम है, रोम ROM, ये स्थायी होती हैं और नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ठीक है, दोनों को याद रख लेना, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिक, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोग्राम, या मल्टी फैसेट, मल्टी प्रोसेस। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है? तो ये मल्टीमीडिया कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया। ब्लॉग क्या है? आजकल बहुत चल रहा है ना, ब्लॉग चैनल होते हैं वो ब्लॉग चैनल। ब्लॉग क्या होता है? ऑनलाइन म्यूजिक इंट्रानेट, ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, ए पर्सनल और ऑफ कॉरपोरेट गूगल सर्च। तो बताइए ब्लॉग क्या होता है? तो इसका जो बिल्कुल सबसे बड़ा ऑप्शन है वही इसका करेक्ट होगा, है ना? ऐसा ज़्यादातर होता है कि, लेकिन अब जो एक्सपर्ट है ना वो भी थोड़े से चालाक हो गए हैं लोगों को देख देख कर। मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना वो मोस्टली 98% सही माना जाता है। सही होता है, माना क्या जाता है, मतलब वो सही होता है, इसीलिए वो बड़ा रखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा पड़ जाए कि आपको तुक्का लगाना है और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी चारों में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर बड़ा वाला ऑप्शन आपके सामने है ना तो उसी को टिक कर देना, चांसेस ज़्यादा हैं सही होने के। भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी थी? SR, एयरटेल, BPL या हचीसन। मोबाइल फ़ोन की सेवा सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा दी गई? तो ये दी गई BPL के द्वारा। किसके द्वारा? BPL जो कंपनी है उसके द्वारा ये सुविधा दी गई थी। www पर वेब पेज को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है?
www पर वेब पेज को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बताइए। एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वेब सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये सभी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों द्वारा आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों द्वारा आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? TCP, FTP, SMTP, POP। तो ये होता है POP, पॉप। ठीक है, क्या होता है? पॉप ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल ग्राहकों के द्वारा कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय क्या कहलाता है? ये देखो V4 वैन लिख गया। कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय क्या कहलाता है? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी नहीं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले जो प्रोग्रामों का समुच्चय होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि ऑपरेशन सिस्टम। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेषता के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही हैं? आईसीटी की फुल फॉर्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है। यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है। आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। ठीक है, जो आईसीटी होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से पृथक करके प्रसारण में सहायक होता है। अधिकांश आईसीटी उत्पादों की डिजिटल और यथार्थ प्रकृति से उनके लिए वह अधिकतम होने दिया जाता है। भाई 1 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, मतलब इसका आंसर सुनते ही भाग मत जाना, 2 मिनट सुन लेना मेरी बात को, आपके फायदे की बात होगी। ठीक है, सूचना और संचार, तो इसका हमारा ये वाला सही है और ये वाला सही है। आईसीटी जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण होता है। आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से पृथक करके प्रसारण में सहायक होता है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि बच्चे PYQ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब करते हैं, मैंने देखा है। मेरे चैनल पे तो ऐसे कमेंट अभी मैंने नहीं देखे, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ बच्चों की यही डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है कि उनको सीधे PYQ करा दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवीजन कराया जाए। तो मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे जानना चाहती हूँ कि 2 यूनिट अभी हमारी बची हुई हैं, 9 और 10 बड़ी यूनिट भी हैं और उनमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं। वैसे सबसे 5-5 पूछे जाने वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर बताएं तो उसके साथ में आपको करना भी होगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जितने बच्चे देखते हैं कम से कम उतने बच्चे लाइक करा करो। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो करना चाहिए। अगर आप लोग कर रहे हैं, शेयर लाइक करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको पढ़ना है, तो वो मैं थ्योरी कराऊं, क्योंकि थ्योरी में मुझे भी टाइम लगता है और मुझे भी बहुत टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में। जबकि जो MCQ बेस्ड जो क्लासेज होती हैं वो थोड़ी इजी बन जाती हैं। तो आप ये बताइए, मैं सीधे PYQ करा दूं और वो भी मैं कम से कम इकट्ठे ही 50-50, 100-100 का पूरा सेट कराऊंगी, या फिर अभी आपको वो दोनों पढ़नी है? और अगर पढ़नी है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, क्योंकि आपको मंजूर है तो मैं वो दोनों क्लासेस कराऊंगी। और आप ऐसे ही अगर करते रहे, मतलब इतने सारे बच्चे देखने के बाद भी एक लाइक सब्सक्राइब नहीं होता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरी वही वीडियोज़ अभी भी ज़्यादा देखी जा रही हैं, जो कि पहले मैं PYQ करा चुकी थी अभी जून के लिए, उनको ज़्यादा बच्चे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मुझे मतलब लग रहा है कि हाँ, मैं आगे वही चीज़ कराऊँ जो बच्चे चाह रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो जितने बच्चे देखते हैं उतने लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर चाहिए, है ना? तो बता देना भाई, कर लेना, है ना? शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? डाटा न्यूनीकरण, कृत्रिम प्रतिवेश, डाटा की एकरूपता या सामाजिक स्वप्न चित्र।
तो बताएं आप इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये है डाटा न्यूनीकरण। ठीक है, डाटा न्यूनीकरण से संबंधित हैं गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं हैं? प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं हैं? ये जो प्रकरण अध्ययन है ये प्रयोगशाला में अनुरूपित होती है, या फिर यह विशिष्टता परक है, यह वर्णनात्मक है, आगमनात्मक है, विध्वंसक है। तो जो प्रकरण अध्ययन होता है उसकी विशेषताओं में आती हैं विशिष्टता परक है, यह वर्णनात्मक है और यह आगमनात्मक है। ठीक है, प्रयोगशाला में अनुरूपित मतलब जरूरी नहीं है कि ये प्रयोगशाला में इसको इसका अध्ययन किया जाए, और विध्वंसक तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये विशिष्टता परक है, वर्णनात्मक है और आगमनात्मक है। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में, मतलब अज्ञात जिसे हम नहीं जानते हैं, उस क्षेत्र के संबंध में हमें जानना है या उसके संबंध में हमसे कोई सूचना एकत्र करने के लिए कहे, उसके बारे में शोध करना पड़े, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? मार्गदर्शी अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, व्याख्यात्मक शोध या फिर गवेषणात्मक शोध। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गवेषणात्मक शोध। ठीक है, क्या कहते हैं? अज्ञात क्षेत्र के शोध अध्ययन को बोलते हैं गवेषणात्मक शोध। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है? तो जो जनगणना होती है वो किसका उदाहरण है? ऐतिहासिक अध्ययन का उदाहरण तो ये नहीं है। ठीक है, जनगणना कभी भी ऐतिहासिक नहीं होती, ये वर्तमानिक होती है, मतलब चलती रहती है। ठीक है, प्रकरण अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन या फिर प्रायोगिक अध्ययन का। तो जनगणना होती है अनुदैर्ध्य अध्ययन का भाग। ठीक है, अनुदैर्ध्य अध्ययन में, और इसी में ही किया गया था 2011 में भी। शोध आलेख में निम्नलिखित में से कौन कौन समाविष्ट होते हैं? जो शोध आलेख होता है उसमें से, इसमें से कौन कौन से जो तत्व है वो रहते हैं? भूमिका, डेटा, डाटा विश्लेषण और परिणाम, प्राक कथन या फिर अनुशंसा पत्र। तो बताएं इसमें से कौन से हमारे जो तत्व हैं वो शोध आलेख में शामिल होते हैं? तो आप जानते हैं भूमिका तो जरूरी रहती है ना, डेटा भी रहता है, डेटा या डाटा भी आप बोलते हैं, डाटा विश्लेषण और परिणाम उनका होता है। ठीक है, प्राक कथन और अनुशंसा पत्र ये इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, भूमिका, डेटा, डाटा विश्लेषण और परिणाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बी और सी। शोध के संदर्भ में कौन कौन से कथन अनैतिक हैं? अनैतिक, ठीक है, जो कि नैतिक नहीं है। उत्तरदाताओं की संसूचित सहमति प्राप्त करना, उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, उत्तरदाताओं पर संवेदनशील वैयक्तिक सूचना के लिए दबाव डालना, उत्तरदाताओं को शोध प्रयोजन छुपाना, गोपनीयता बनाकर रखना। तो इनमें से अनैतिक पूछ रहा है आपसे, अनैतिक कौन कौन से हैं? तो बताएं कौन सा इसमें से आंसर है जो हमारा सही होगा। अनैतिक कौन कौन से हैं? तो उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, ठीक है, ये अनैतिक है। और उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना, दबाव तो किसी चीज़ के लिए डालना ही नहीं चाहिए। और उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना, ठीक है, जिस शोध के लिए आप तथ्य उत्तरदाता से प्राप्त कर रहे हो और उसका प्रयोजन, मतलब उससे शोध से क्या लाभ होने वाला है, ये उससे नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा दिनों तक गोपनीयता नहीं बना के रखेगा। गोपनीयता बना कर रखना ये जरूरी है, ये अनिवार्य तत्व है। अगर वो गोपनीयता नहीं बना कर रखेगा तो पूरा जो शोध है ना वो खराब चला जाएगा। तो गोपनीयता बनाना ये नैतिक है, लेकिन उससे शोध प्रयोजन छुपाना ये अनैतिक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। आप थ्योरी क्लास ज़रूर देख लेना। जो भी बच्चे न्यू हैं, जिनको नहीं पता है, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, और यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट की हमने पढ़ ली है थ्योरी सारी, है ना। और इसके अलावा अगर आप हिंदी से यूजीसी नेट देने जा रहे हैं तो हिंदी के लिए भी हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं? तो इनमें से कौन से व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं? दैनंदिनी डायरी तो बिल्कुल है,
क्योंकि दैनंदिनी इंसान जो होता है व्यक्ति खुद लिखता है। जन मीडिया निर्गम या आउटपुट नहीं हो सकता, पत्र हो सकते हैं, आत्मकथाएं हो सकती हैं, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी प्रपत्र व्यक्तिगत नहीं हो सकते। ठीक है, दैनंदिनी, पत्र और आत्मकथाएं ये व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं। सही कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर। वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं। शोध के डेटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं। तो इनमें से कौन सा सही है बताना है आपको। वर्तमान समय में जो शोधकर्ता हैं वो शोध पर लिखना पसंद करते हैं, सही बात है, मोनोग्राम लिखने की ग्राफ लिखने की अपेक्षा। और शोध का जो डेटाबेस है उसमें मोनोग्राम, ग्राफ और पुस्तकें शामिल नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। तो कौन सा इसमें से विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। समूह तुलना, पाठ समेकन, विमर्श पुनरीक्षण या फिर दृश्य सौंदर्य शास्त्र। तो बताएं इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है समूह तुलना। ठीक है, विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं समूह तुलना। सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए। पेशागत आयोजक, ये शोधकर्ता की बात हो रही है, शोधकर्ता को किस रूप में कार्य करना चाहिए। पेशागत आयोजक, पेशागत अजनबी, पेशागत लोकप्रियतावादी या फिर सांस्कृतिक अभिकर्ता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि पेशागत अजनबी। ठीक है, अजनबी के रूप में उसे कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। तो कौन से हैं जो शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित हैं। शोध लेखों की संख्या, प्रभाव कारक, उद्धरण सूचकांक, उनके प्रकाशन की बारंबारता, एच सूचकांक। बताएं इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा। तो देखो, जो संख्या होती है ना वो शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित नहीं होती, और जो बारंबारता है उसके प्रकाशन की बारंबारता भी संबंधित नहीं होती, जबकि प्रभाव कारक, उद्धरण सूचकांक और एच सूचकांक। ठीक है, बी, सी और ई इसके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी संख्या और बारंबारता से मतलब नहीं होता है। शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व है। सामाजिक दाव, शोध विषय, शोध अभिकल्प, शोध विधि, सह शोधकर्ताओं के साथ तुलना। तो किन का व्यवहारिक महत्व है बताएं। व्यवहारिक महत्व किसका है। तो देखो, दाव जहाँ पर है वो तो करेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, सामाजिक दाव नहीं होनी चाहिए। शोध विषय का व्यवहारिक महत्व है, शोध अभिकल्प और शोध विधि। ठीक है, इन तीनों का ही क्या है, बी, सी और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है। शोध में इनका व्यवहारिक महत्व होता है, शोध विषय का, अभिकल्प और विधि का। वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है। तो वैज्ञानिक शोध के पास अगर किसी का परिघटना का कारण बताना है तो उसका अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है। गोपनीय नियम, अद्वितीयता का नियम, अंतः प्रज्ञा का नियम या सामान्यीकरण का नियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सामान्यीकरण का नियम। ठीक है, अंतिम लक्ष्य होता है सामान्यीकरण के नियम से। संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान करनी है आपको। संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध, ठीक है, यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। पहले समस्या, परिकल्पना, परिणाम, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए क्रम में लगाना। तो एक प्रतिदर्श चुनें, संकेंद्रित समूह, उपादान तैयार करें, समस्या को देखो सबसे पहले किसी में भी आप जाना आपको समस्या को परिभाषित करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए और उसके बाद क्या करना है, हमें आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है, अध्ययन प्रणाली तैयार करनी है। उसके बाद हमें एक प्रतिदर्श चुनना है
क्या चुनना है? प्रतिदर्श बोलते हैं, नमूना या नमूना को बोलते हैं, ठीक है, जो सैंपल होता है उसको बोलते हैं। तो एक सैंपल चुनना है। अलग अलग तरीके से दिया होता है, जैसे हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं, ठीक है। तो सी ए, और इसके बाद फिर क्या करना है हमें? आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है, ठीक है। डी उसका ऑप्शन होगा, आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है। और इसके बाद क्या करना है? अध्ययन प्रणाली तैयार करनी है, ठीक है, अध्ययन प्रणाली तैयार करनी है, ई। और इसके बाद जाएंगे हम बी पर, संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करना है, ठीक है। संकेंद्रित समूह शोध की बात हो रही है ना, तो बाद में उपादान तैयार करेंगे उसके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है? तो आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है? कार्योत्तर प्रणाली, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली या फिर प्रयोगात्मक प्रणाली? बताएं इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किसमें हेर फेर किया जाता है? तो ये होता है प्रयोगात्मक प्रणाली के अंदर, ठीक है। हेर फेर की बात कहाँ पर होती है? प्रयोगात्मक प्रणाली के अंदर। शोध आचार नीति के संदर्भ में किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है? तो शोध आचार नीति के संदर्भ में असुरक्षित चरण बताना है आपको। अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना, समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, शोध के साधनों का चयन, चाहे वे गुणात्मक अथवा मात्रात्मक हो। तो इसमें असुरक्षित चरण किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी। प्रदत्तों का मतलब होता है आंकड़ों को बोलते हैं प्रदत्त, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले। उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी देना ही क्या है? असुरक्षित चरण माना जाता है। जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो यह एक उदाहरण है किसका? जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो किसका उदाहरण है? शोधार्थी की ओर से हुई तकनीकी चूक का, शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का, शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, या शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का? बताएं कौन सा आंसर सही होगा? प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अगर अनुपालन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता का क्या रहा है? अभाव रहा है, कमी रही है, उस वो प्रतिबद्ध नहीं है उसको लेकर के। शोध में साहित्यिक चोरी क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग या बेईमानी से नकल करना। बिल्कुल, जो साहित्यिक चोरी कहलाती है बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, ठीक है, यही साहित्यिक चोरी होती है। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाती है, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाती है, या फिर रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। तो इसमें जो संदर्भ सूची ग्रंथ सूची होती है शोध रिपोर्ट में, वो आगे शोध में रुचि रखने वालों की क्या करती है? सहायता करती है, उनका अनावश्यक जो टाइम है उसको बचाती है नष्ट होने से। निम्न शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो बताएं इसमें से कौन से शोध अध्ययन हैं जिन पर सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता हो? ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, निर्जातीय अध्ययन, प्राक कल्पना, निगमनात्मक अध्ययन या कार्योत्तर अध्ययन? तो एक तो होता है ऐतिहासिक अध्ययन, इसमें व्याख्या और अर्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप जानते हैं ना, जैसे कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। और दार्शनिक अध्ययन होता है, सर्वेक्षण में व्याख्या और अर्थ पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता। और होता है निर्जातीय अध्ययन, ठीक है। इसके तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, ए, सी और
डी, जबकि निगमनात्मक और कार्योत्तर में व्याख्या और अर्थ पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता। वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती रहती है? अनुदैर्घ्य अध्ययन अभिकल्प, पूर्व और पश्च अध्ययन अभिकल्प या प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्प, द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। तो बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? अनुदैर्घ्य जो अध्ययन अभिकल्प है इसमें निरंतर हमें तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करने की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। मात्रात्मक शोध को और क्या कहा जाता है? तो मात्रात्मक शोध को और क्या कहते हैं? निर्जातीय उपागम, असंरचित उपागम, वर्णनात्मक उपागम या संरचित उपागम। तो मात्रात्मक शोध को और कहा जाता है संरचित उपागम। क्या कहते हैं? संरचित उपागम। ठीक है, ये ध्यान रखना। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जिसमें पुरुष और महिला के बीच में असमानता पर जोर दिया जाता है वो सीधी सी बात है नारीवादी शोध होगा। कौन सा होगा? नारीवादी शोध। ठीक है। किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? जमीनी सिद्धांत शोध, क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध या फिर व्यष्टि अध्ययन शोध। तो चक्रीय किस में होना चाहिए? क्रियात्मक शोध के अंदर। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीक के अनुप्रयोग का तर्काधार नहीं बताता है। ठीक है, तर्क का आधार नहीं बताता है। इसे निम्नलिखित में से किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? मतलब एक शोध प्रबंध लिखा है किसी शोधार्थी ने और उसमें वो सांख्यिकीय तकनीक का जो अनुप्रयोग किया है उसका तर्क आधार नहीं बताया है, तो इसे किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? नैतिक कदाचार, भूल से हुई त्रुटि, जानबूझकर की गई त्रुटि या फिर तकनीकी चूक। तो कौन सा होता है? भूल से हुई त्रुटि, भूल से उससे गलती हो जाती है। ठीक है, भूल से ये चीज़ रह जाती है। चलते हैं आगे। बताना मुझे कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ज़रूर बताना। ठीक है, और बाकी आप पढ़ते रहना अच्छे से, और पढ़ने के साथ साथ में आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप उसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कर दें। अगर एक एक दो बच्चों को भी आप डेली शेयर करेंगे तो हमारा जो मतलब संख्या है, जो कारवां है वो बढ़ता चला जाएगा और उन बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी जिनको आसानी से ये फ्री में क्लासेस नहीं मिलती हैं पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है? अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थित, गोपनीयता, सुरक्षा से संबंधित, भविष्य सूचक। तो शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसमें से बताएं। अनुभववाद बिल्कुल अनुभव पर आधारित होती है ना। वस्तुनिष्ठता भी इसमें होती है, हमने पढ़ाई था बहुत अच्छे से। सुव्यवस्थित होती है और ये भविष्य सूचक होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता यही होती है, ए, बी, सी और एफ। ठीक है, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार और देख लेना अच्छे से। इसमें गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती। किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं, कोई शोध रिपोर्ट है इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? वित्तीय लेख, प्रारंभिक भाग, उपयोगिता प्रमाण पत्र, शीर्षक पृष्ठ, विषय सूची, अंतिम अध्याय। तो किसी शोध रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? तो इसमें होते हैं वित्तीय लेख नहीं होता बल्कि प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है, और शीर्षक पृष्ठ भी रहता है शोध रिपोर्ट में, ये हमने पढ़े थे। विषय सूची होती है और अंतिम अध्याय भी होता है। ठीक है, बी, डी, ई और एफ। उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्तीय लेख हमने नहीं पढ़ा था। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार, प्रसन्नता जैसी विशेषताओं को आप क्या कहेंगे? तो मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त जिनकी हाइट वगैरह और वेट माप सकते हैं उसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, चर बोलते हैं उसको। चर को हमने पढ़ लिया था। अगर आपने देखो अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं या थ्योरी कहीं से भी नहीं पढ़ी है तो आपको सीधा क्वेश्चन ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले, इस यूनिट के तो नहीं समझ में आने वाले बिल्कुल भी।
वैसे तो किसी के नहीं समझ में आते, लेकिन इसके नहीं आएंगे। इसकी आप थ्योरी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। मैं रेगुलर इसकी क्लास ले रही हूँ और वहाँ मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी है इसकी। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो ये क्या कहलाता है? गुमनाम समीक्षा, पार्श्व समीक्षा, अप्रकट समीक्षा या अश्रेणीकृत समीक्षा। तो जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर, मतलब उसे लेखक का नाम नहीं पता है, और एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो इसे क्या कहते हैं? अप्रकट समीक्षा। क्या कहते हैं इसे? अप्रकट समीक्षा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निर्देशों उपरांत विद्यार्थियों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? निर्देशों के उपरांत का मतलब होता है बच्चों को पहले निर्देश दिए जा चुके हैं कि उनके इस टाइम से मतलब उनका पेपर होने वाले हैं, जैसे होता है ना, हमने ये इनको पढ़ा था बहुत अच्छे से। मूल्यांकन जो होते हैं तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, संकलनात्मक, ये दोनों होते हैं। ठीक है, योगात्मक या फिर संकलनात्मक, इसे बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, निर्देशों को देने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब इतना ही है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, कर लिया है तो दिल से उनको धन्यवाद। ढेर सारी दुआएं कि आप अच्छे से अपने, दुआएं तो सभी के लिए हैं जो भी पढ़ रहे हैं। चाहे आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसमें सफल हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। कहा गया था तो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो कौन सी समिति बनाई गई थी 1962 में? ये है हंसा मेहता समिति के नाम से प्रसिद्ध। हंसा मेहता ये अध्यक्ष का नाम था और इन्हीं के नाम से ही ये जो समिति है वो जानी जाती है, हंसा मेहता समिति, जिसमें लड़के और लड़कियों की शिक्षा के जांच के लिए बोला गया था कि इनमें विभेदन कहाँ पर हो रहा है। तो ये ध्यान रखना। हम यहाँ पर चारों ऑप्शन देख ले, मतलब नहीं पढ़ते हैं हम, जो मेन हमारा आंसर है उसको ही देखेंगे। वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? भारत में अनुसंधान और नवाचार, ठीक है, अनुसंधान यानी कि टेक्नोलॉजी पर कितना व्यय खर्च हो रहा है हमारी जीडीपी का? तो क्या 0.20%, 1.20%, 2.14 या फिर 0.69%? कितना व्यय हो रहा है? तो ये है 0.69%। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति ने कहा था कि महिला शिक्षा पर बल देने वाली किस समिति ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए? महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो ये महिला शिक्षा पर बल ही दिया जा रहा है इसमें भी, लेकिन उसमें कहा गया था कि सारे के सारे जो तत्व हैं वो समरूप नहीं होने चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक दोनों की जो शिक्षा है वो मतलब इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में नहीं होना चाहिए दोनों का इक्वलिटी, है ना। तो कस्तूरी रंगन समिति या फिर राधा कृष्णन आयोग, आनंद कृष्णन, तो हमारा आंसर यही है, राधा कृष्णन आयोग। आप जानते हैं राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना था और इन्होंने ही यूजीसी बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी, और बाद में इन्हीं की अनुशंसा पर क्या किया गया था, राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर जो यूजीसी है उसका निर्माण किया गया था। यूजीसी आप जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका मतलब जिससे आप पेपर दे रहे हो, यूजीसी नेट का ही तो पेपर देते हैं, है ना। तो यही यूजीसी एक ऐसा आयोग है जो सभी कॉलेजेस को, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको क्या करता है, उनकी देखभाल मतलब देख रेख का कार्य करता है। NIDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? NIDI की फुल फॉर्म बतानी है आप यहाँ पर आपको, तो देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इंस्ट्रक्शन
या फिर डाटा इनिशिएटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। NIDI का फुल फॉर्म इसमें से क्या है? NIDI से आप याद रखें डिजाइन। क्या याद रखना है आपको? एक कोई भी जब फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि चार ऑप्शन बिल्कुल बहुत पास पास होते हैं तो समझ में नहीं आता, तो उनमें से आप कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लिया करें और उसी से फिर याद किया करें। तो इसमें NIDI का जो फुल फॉर्म है उसमें आप पकड़ें डिजाइन को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। ठीक है, ये NIDI का क्या है? फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में पारित समावेशन अधिनियम के किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कोलकाता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1857 में पारित हुआ था, और उस टाइम पर मतलब कहाँ कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए गए थे? कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। और किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर यह बनाया गया था? तो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, या फिर लंदन यूनिवर्सिटी? तो ये हमने थ्योरी में भी ये पढ़ा था बहुत अच्छे से। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस मेरी देखी हैं या आपने पढ़ रखा है तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार थ्योरी अगर कंसेप्ट हमें पता होता है तो फिर आराम से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो लंदन यूनिवर्सिटी के अवधारणा पर ये जो विश्वविद्यालय हैं वो बनाए गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना, लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर कोलकाता, बम्बई और मद्रास के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए? मतलब सबसे पहली बार किसने ये माना कि सरकार को महिला शिक्षा को भी क्या करना चाहिए? समर्थन देना चाहिए, और वह उसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय भी करने चाहिए, है ना। लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? उनको ऐसे मतलब अच्छे वाले, है ना, एकदम ठोस ठोस उपाय करने चाहिए जिनका प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं है बस बोल दिया और बस भूल गए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन ऑल इंडिया। हमने मतलब इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो द वुड्स डिस्पैच, जब द वुड्स डिस्पैच है जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी जिसको कहा जाता है। और 1854 में ये आया था द वुड्स डिस्पैच, और इसी के तहत जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, वो इसी के तहत बनाए गए थे। इसी में विश्वविद्यालय के लिए बोला गया था। तो द वुड्स डिस्पैच में ये महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया था, पहली बार उनके लिए बोला गया था। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी, और अब ही जो हमने पढ़ी है नई शिक्षा नीति 2020। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसको किस वर्ष में संशोधित किया गया था, उसमें कब इम्प्रूवमेंट किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये आप ध्यान रखना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हुई थी। मुंबई या बम्बई के नाम से जानते थे उस टाइम पर, अभी इसका जो नाम है वो मुंबई के नाम से है। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में स्थापना की गई थी, वो भी 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसके तहत की गई थी, 1857 में की गई थी, और लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर की गई थी। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रख लेना। और हाँ, एक बात और है, आज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको अभी जो आपके दिन बचे हुए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपके पेपर तक आपको रिवीजन करवाती रहूँगी। और साथ में मैं कोशिश करूँगी कि कल से आपको हिंदी से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं या फिर TGT PGT किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का फ़िलहाल हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी भी मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? क्षेत्र विषयक कौशल परिषद ये किसके द्वारा
किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? क्या नीति आयोग के द्वारा, भारतीय मानक परिषद के द्वारा, या फिर केंद्रीय शिक्षा विभाग, या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम? राष्ट्रीय, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कौशल परिषद, ठीक है, क्षेत्र विषयक कौशल परिषद। तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? उद्भावित किया जाएगा। निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है? तो सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक, ये भी ध्यान रखना है, गैर सांविधिक निकाय है तो ये कौन सा है? नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग है। नीति आयोग आप जानते हैं पहले योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक एक निकाय है ना। गैर सांविधिक का मतलब समझते हैं, ये इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, ये सलाहकार के तौर पर बनाई गई है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे नीति आयोग तो रहेगा ही रहेगा, प्रधानमंत्री चाहे बदल जाए, जो आएगा वर्तमान में जो भी रहेगा वही इसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं यूजीसी को। यूजीसी के फर्स्ट प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे, ये कौन थे? यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। किस वर्ष में संसद के अधिनियम के द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? बस इतना ही ध्यान रखें आप यहाँ पर कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, नाम आप ध्यान रख लेना। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? तो गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या शिक्षा जो मंत्रालय उसके द्वारा, फिर विदेश मंत्रालय, फिर वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय। तो ये वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किया जाता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था, तो ये कौन सा है? तो जगदला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, पर वल्लभी विश्वविद्यालय। ये सारे विश्वविद्यालय थोड़े से क्या हैं? अलग हैं। हम यहाँ पे मतलब सोचेंगे कि नालंदा या तक्षशिला या किसी का नाम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये अलग ही विश्वविद्यालय जिनमें नदिया विश्वविद्यालय का नाम आता है। ये न्याय या तर्क के रूप में जाना जाता था, नदिया विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था? प्रतिभा पलायन का मतलब आप समझते हो, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में एक से एक बड़े जो वैज्ञानिक हैं या फिर गणितज्ञ ले लो, या फिर कोई भी मतलब बहुत अच्छे इंटेलिजेंट महापुरुष पैदा होते हैं और वो अपनी प्रतिभा को क्या कर ले जाते हैं? पलायन, मतलब वो खुद जो होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर ना रह करके दूसरे जगहों पर यानी कि विदेशों में पहुँच जाते हैं और उस देश में अपना अच्छा जो अपनी प्रतिभा है उसको दिखाते हैं। तो प्रतिभा पलायन की समस्या पर किसने ध्यान दिया था? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने ध्यान दिया था। किसने दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले मतलब इस समस्या पर ध्यान दिया था कि जो इंटेलिजेंसी है वो बाहर ना जाए अपने देश से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो भी मैथमेटिशियन हमारे देश से मतलब विदेशों में अब जा कर के अपना क्या कर रहे हैं? अपने लाइफ जी रहे हैं, या फिर अपने वो बाहर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, और कुछ पैसे के लिए और कुछ वैसे ही अपना मतलब मौज मस्ती के लिए, कैसे भी समझ लीजिए आप। तो ये प्रतिभा का पलायन होना बोलते हैं इसको। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का आप जानते हैं, वैदिक शिक्षा पद्धति में संस्कृत थी। क्या थी?
संस्कृत, पहले संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी। ई पाठशाला किसकी पहल है? तो ई पाठशाला के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ये किसकी पहल है, किस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है NCERT के द्वारा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा ई पाठशाला का निर्माण किया गया है। इनकी आप एक बार थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर ज़रूर देख लेना। एक बार आप सारी वीडियो का अगर रिवीजन करते हैं तो इतना तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सारी वीडियोज़ भी अगर आपने देख ली और अलग से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो भी आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि नेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10 की 10 ही, अच्छी बात है अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए बता रही हूँ, है ना, ये ना सोचें। निम्नलिखित में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था? तो किसने किया था? पाठ्यचर्या जो कार्यक्रम है 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था। तो क्या कोठारी आयोग, सिन्हा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, भी ध्यान रख लेना। तो एक कोठारी आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से, ठीक है। कोठारी आयोग जो विभाग है, इसने क्या किया था? 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज किस कॉलेज को कहते हैं, किस विश्वविद्यालय को बोलते हैं? संघीय विश्वविद्यालय, यूनिटरी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज, तो ये बोलते हैं संघीय विश्वविद्यालय को। किसको बोला जाता है? संघीय विश्वविद्यालय को कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझते होंगे शायद, मिश्रित। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संयुक्त या मिश्रित, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मतलब अंदर बहुत सारे कॉलेज का समावेश हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़